हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूं आपका विद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, एमसीक्यू सीरीज से जुड़ा हुआ। तो इसमें देखते हैं ये किस एग्जाम को टारगेट करता है, जीआईसी और एलटी ग्रेड। ठीक है, इसमें पीवाईक्यूज क्वेश्चंस भी हम लाए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो प्रीवियस ईयर में आते रहते हैं। ठीक, इसको इस एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन करने के लिए क्यों ज़रूरी है ये भी देख लेते हैं। इसको स्पीड मेंटेन करने के लिए, ठीक है, एक्यूरेसी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ठीक है, तो ये आपको जीआईसी, एलटी ग्रेड, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि वनडे एग्जाम जो होते हैं, यूपीएसआई हो गया, ठीक है, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक, तो इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो कॉपी कलम उठा लीजिए, नोट करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वराज इज अवर ब्राइट बर्थ राइट एंड वी शैल हैव इट। ठीक है, हु गिव दिस स्लोगन, इस स्लोगन किसने दिया है, तो हम बात करेंगे। ये स्लोगन लोकमान्य तिलक जी ने दिया है। ठीक है, तो हम तिलक जी के बारे में जान लेते हैं कि इनका बर्थ कब हुआ है, ठीक है, किस ज़िले में हुआ है, क्योंकि ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले एलटी ग्रेड जैसे एग्जामों में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, 1856 में इनका जन्म हुआ है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। तो इनके बारे में और भी फैक्ट जान लेते हैं। हमने बर्थ देख ही लिया है, रत्नागिरी, महाराष्ट्र। इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है, भारतीय शांति का जनक, ये वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ठीक है, ये कथन पूछा जाता है कि इनको भारतीय शांति का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा है, तो वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सूरत स्प्लिट इनसे जुड़ा हुआ है, सूरत स्प्लिट, इसका हम लोग प्रकरण समझ लेते हैं। सूरत स्प्लिट का क्या है, सूरत स्प्लिट, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ था। ठीक है, उसकी स्थापना हुई थी। तो उसके बाद जब 1907 में सूरत स्प्लिट अधिवेशन हो रहा था, तो उसमें मुख्य मुद्दा क्या था कि जो गरम दल के नेता थे, ठीक है, जो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट थे और एक मॉडरेट थे। ठीक है, तो मॉडरेट क्या चाहते थे, एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बीजी तिलक, बीजी तिलक को अध्यक्षता प्रदान की जाए सूरत अधिवेशन की। और जो मॉडरेट्स थे तो वो चाहते थे कि गोखले जी को इसका प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाए। ठीक है, 1907 के अधिवेशन की। ठीक है, लेकिन इनके बीच, बीजी तिलक और गोखले के बीच वैचारिक मतभेद के कारण मॉडरेट के नेता रास बिहारी बोस को नेता चुना जाता है। तो बाद में आप लोग ने प्रकरण सुना भी होगा कि इनके ऊपर जूता चल जाता है और वहीं से ये अधिवेशन समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये सूरत स्प्लिट का प्रकरण हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि इन्होंने शिक्षा पे भी काम किया था। ठीक है, तो जो डीकन एजुकेशन सोसाइटी है, इनके को फाउंडर भी रहे थे ये। तो ये हम लोग देखते हैं, इसके को फाउंडर भी रहे हैं 1884 में। ठीक है, इसके को फाउंडर भी रहे हैं। तो तिलक तिलक गोपाल कृष्ण आगरकर के साथ को फाउंडर भी रहे हैं डीकन एजुकेशन सोसाइटी के। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्गूसन कॉलेज की स्थापना की है पुणे में। ठीक है, और न्यूज़पेपर, कौन कौन से न्यूज़पेपर उन्होंने दिए हैं, केसरी और मराठा। ठीक है, केसरी की लैंग्वेज है मराठी और मराठा की लैंग्वेज है हिंदी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। कौन कौन सी बुक्स इन्होंने लिखी हैं, जैसे गीता रहस्य, ठीक है, द ओरियन, ये तो एक टीका था, और द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज। ठीक है, तो गीता रहस्य का बहुत ज़्यादा पूछता है, तो गीता रहस्य के बारे में जान लेते हैं। ये
1915 में लिखी गई थी। ठीक है, मांडले जेल में इन्होंने लिखी थी, तो 1915 में प्रकाशित हुई। ठीक है, ये मांडले जेल जो है, तिलक जी 1908 से 1914 तक रहे थे, ध्यान रखिएगा। ठीक, इंडियन अनरेस्ट जो बुक है, ये वैलेंटाइन सिरोल की है, जो हम ऊपर आपको बता चुके हैं। इन्होंने ही फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ये जर्नलिस्ट थे, स्टेट्स तिलक एंड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, वही जर्नलिस्ट जो हैं वैलेंटाइन सिरोल। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कब किया था, ये क्वेश्चन आए तो आप लगाएंगे 1890, 1890 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया द पावर ऑफ इशू ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर कौन देता है इंडियन प्रेसिडेंट को, तो ये हमको बताना है। इसमें कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है आर्टिकल 123। ठीक है, ये 123 आर्टिकल जो 123 है, ये पावर देता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट। ठीक है, इशू द ऑर्डिनेंस। ठीक है, और 213 ये देता है गवर्नर को, गवर्नर को। ये गवर्नर स्टेट में, ठीक है, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति देगा। ये प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जब संसद का जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेशन नहीं चल रहा होगा, तो पार्लियामेंट सेशन नहीं चल रहा है मान लीजिए, ठीक है, तो प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो ऑर्डिनेंस जारी करके कोई भी लॉ बना सकती है। ठीक है, और जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन नहीं चल रहा होगा, तो गवर्नर, राज्यों के लिए गवर्नर अध्यादेश जारी करके जो है कानून बना सकती है। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं किस आर्टिकल में कहा गया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123, ठीक है, 123 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट सर्टेन लॉ मेकिंग पावर टू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस, ठीक है, जारी करेगा। ठीक है, व्हेन एदर ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन इन अर्जेंट सिचुएशन। कोई ऐसी अर्जेंट सिचुएशन आ गई जिससे पार्लियामेंट इस समय सेशन में है नहीं, तो प्रेसिडेंट के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। इट रिक्वायर्स सब्सिक्वेंट रेटिफिकेशन बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स ऑफ द रीअसेंबली। ठीक है, इसका मतलब अभी समझते हैं। अ मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रोमुलेशन। जो प्रोमुलेशन की डेट है, ठीक है, उसके 6 हफ्ते, ठीक है, 6 हफ्ते, ध्यान रखिएगा, 6 हफ्ते, 6 वीक्स, ठीक है, और 6 मंथ्स, 6 मंथ तक रहेगी। और रेटिफिकेशन कब कराना है, 6 वीक्स ऑफ दिस, पार्लियामेंट से रेटिफाई करा लेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो ऑर्डिनेंस पारित होगा। और वैलिडिटी मैक्सिमम इसकी रहेगी, तो वो है 6 हफ्ते से लेके और कितना 6 मंथ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु समन्स अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ अ लोकसभा एंड द राज्यसभा अंडर आर्टिकल 108 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कौन बुलाता है ज्वाइंट सिटिंग, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा का ज्वाइंट सेशन कौन बुला सकता है अंडर आर्टिकल, जो आर्टिकल दिया हो 108 उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग कौन सेशन बुला सकता है, किसको पावर है बुलाने की। ठीक है, तो वो भारत का राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति के पास ये पावर है, इंडियन प्रेसिडेंट। ठीक है, कि वो ये क्या है, राइट है, नहीं नहीं ये राइट नहीं है, ये राइट नहीं है, ये पावर है, ये बुलाने की पावर है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कभी कभी कथन में दिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये अधिकार नहीं है प्रेसिडेंट का, नॉट अ राइट, इट इज ए पावर टू समन अ ज्वाइंट सेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द absence of the president of India,
इफ़ द वाइस प्रेसिडेंट इज़ नॉट अवेलेबल हु अमंग द फॉलोइंग कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, मान लीजिए प्रेसिडेंट की absence में वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है, तो जैसे कि प्रेसिडेंट की एब्सेंस हो गई, ठीक है, इसके कार्य वाइस प्रेसिडेंट को करने चाहिए, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट भी किसी कारण से नॉट एप्लीकेबल, ठीक नहीं है, ठीक, नॉट अवेलेबल। तो अब इसका प्रेसिडेंट का कार्य कौन करेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, यानी कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था भारतीय संविधान में कि प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है, जाकिर हुसैन जो थे, जाकिर हुसैन, इनकी मृत्यु हो जाती है, और वाइस प्रेसिडेंट उस समय जो थे, वाइस प्रेसिडेंट PV गिरी, ठीक है, PV गिरी, इन्होंने कुछ कारणों से त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है, तो ये दोनों पद खाली हो गए थे। तो अब प्रेसिडेंट के तौर पे कौन कार्य करेगा, तब उस समय के CJI जो थे, वर्तमान उस समय के CJI जो थे वो थे मोहम्मद हिदायतुल्ला, ठीक है, वो बने थे, क्या, प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि कौन से उपराष्ट्रपति उस समय कौन से, जब मोहम्मद हिदायतुल्ला जो CJI थे तो वो प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। और मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अवेलेबल नहीं है, तब क्या होगा, तो जो 33 मेंबर्स की कमेटी होती है जिसमें जजेस रहते हैं, तो उसमें सुपरियोरिटी के आधार पर इनसे एक से एक लिया जाएगा, ठीक है, सुपरियोरिटी के आधार पर 1 by 1, ठीक, ध्यान रखिएगा ये। On the recommendation of which of the following committees were the fundamental duties added to the Indian Constitution, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज को किसकी रिकमेंडेशन के आधार पे, ठीक है, किसकी रिकमेंडेशन के आधार पे जोड़ा गया था, तो बताना है कौन सी ऐसी कमेटी है। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी। तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थे, तो शुरुआत में 10 जोड़े गए, बाद में एक जोड़ा गया, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, शुरुआत में 10 थे और किस भाग में जोड़ा गया था, तो भाग है भाग नंबर 4 का A में जोड़े गए हैं ये, ठीक है, 4 का A। तो ये बाद में, ये तो बाद ही में जोड़ा गया है जब शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है, 46वां संशोधन जो था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, ठीक। तो ये इसमें जोड़ा गया था कि प्रत्येक जो फादर या गार्जियंस हैं उनको ये इनका ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की शिक्षा प्रदान करें, उनका यह कर्तव्य है, ठीक है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक। नेक्स्ट, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आप देख सकते हैं। इसका आइडिया जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आइडिया किनसे इंस्पायर है, तो देख लेते हैं, रसिया से, ठीक है, रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है। दीज आर इन कॉर्पोरेटेड इन किसमें है, भाग 4 के का में है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बाय द, किससे जुड़े गए हैं, तो 22वां संविधान संशोधन है, अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, उससे जुड़े गए अंडर रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। ओरिजिनली कितने थे, 10 इन नंबर, ठीक है, ओरिजिनली आपको बता चुके हैं 10 थे, बाद में एक जोड़ा गया, ठीक है, किसमें, वही है 86वां संविधान संशोधन 2002 में, ठीक। ऑल द 11 ड्यूटीज आर लिस्टेड इन आर्टिकल, किसमें लिस्ट की गई हैं, तो आर्टिकल 51A में, ठीक, कैपिटल A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, लाइक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर आल्सो नॉट जस्टिसेबल, ठीक है, इन द नेचर, इनकी जो नेचर है वो अवाध्य योग्य है, ठीक है, आप इसको न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं कि ऐसा, ठीक है, याद रखिए, इन्फोर्समेंट नहीं है। by the which constitutional amendment the number of union ministers has been limited to
15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। लोकसभा के जो कुल सदस्य होंगे उनकी 15%, ठीक है। जो कैबिनेट होती है उनकी संख्या कितनी होगी, कैबिनेट के मंत्रियों की संख्या 15%। ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा निर्धारित कर दिया गया, तो ये आपको बताना है। तो ये है 91st अमेंडमेंट, ठीक है। 91वां संशोधन, 91वां संशोधन है। इसी के द्वारा जो है 15% सीटें जो हैं कैबिनेट के लिए निश्चित कर दी गई। जो कैबिनेट होगी हमारी, मान लीजिए लोकसभा है, तो लोकसभा में हमने 543 सदस्य हैं, तो इसका जो है 15% ही कैबिनेट में होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। अमेंडमेंट द नंबर ऑफ यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर कैबिनेट, ठीक है, हैज़ बिन लिमिट लगा दी गई, ठीक है। Which of the following houses is presided over by a person who is not a member of those house, ठीक है। पर्सन, ऐसा पर्सन जो उस हाउस का मेंबर नहीं होता है, ठीक है। ऐसा अध्यक्ष कौन सा है बताइए, आप बता सकते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष, उसका जो लोकसभा का प्रेसिडेंट होता है, तो वो तो उसी में से आता है, ठीक है। लोकसभा मान लीजिए 543 सदस्य हैं, मेंबर हैं, तो उनमें से ही एक उठा के नेता बना दिया जाता है, ठीक, सर्वसम्मति से। तो विधानसभा में भी यही होता है, ठीक है। विधान परिषद में भी यही होता है, ठीक। और राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। राज्यसभा का उपसभापति जो होता है वो हमारा, याद रखिएगा, राज्यसभा का उपसभापति जो होता है वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट का अलग से चुनाव होता है, ठीक है। वो मेंबर उसका चुनाव नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया, ठीक है। भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार डिक्लेयर की गई है, तो इसका ऑप्शन तो आप लोग को पता ही होगा कि अभी ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई हो, ठीक है। तो इसका आर्टिकल देख लेते हैं, ये हमारा फोकस फैक्ट्स पे है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो 360 है ये आर्टिकल, जो है इमरजेंसी के लिए प्रावधान करता है, ठीक है। ये राष्ट्रपति लगाता है, ये राष्ट्रपति की पावर में आता है। जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसकी पावर्स हैं ये आर्टिकल आपको पता होने चाहिए। 352, 356, 360 ये आपकी उंगलियों पे होने चाहिए, ये आर्टिकल ध्यान रखिएगा। व्हेन कैन द स्पीकर एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट, ठीक है। जो स्पीकर है एक्सरसाइज करता है अपना कास्टिंग वोट, कब प्रयोग करता है, तो उसको आपको बताना है। ऑन अ इम्पीचमेंट मोशन, ऑन अ बिल अंडर किसके 368 के अंडर जो बिल आता है उसमें, ऑन अ बिल अंडर 52, ऑन अ टाई। तो इसका आंसर है ऑन अ टाई। जब टाई हो जाता है, टाई का मतलब यही है जब लोकसभा में, या ठीक है, लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, स्पीकर, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, स्पीकर है। कोई मान लीजिए बिल प्रपोज हुआ, तो उस पर 50 मत इधर पड़ गए, 50 मत उधर पड़ गए, पक्ष विपक्ष बराबर हो गए, तो लोकसभा का जो स्पीकर, क्योंकि लोकसभा का स्पीकर किसका मेंबर है, पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा का जो स्पीकर है वो उसी में से चुन के आया है, ठीक है, लोकसभा का ही है, सदस्य होता है, ठीक है। तो बाकायदा वो सांसद होता है। तो वो खुद आप कास्टिंग बिल का प्रयोग वो अपने मत के अनुसार करेगा, जिस जहाँ मन होगा तो वो वहाँ करेगा, ठीक है, जब समान मत पड़ जाता है, ध्यान रखिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स रजिस्ट्री पावर टू द विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। स्टेट्स, सेंटर, बोथ द सेंटर एंड द स्टेट, दोनों को, नन ऑफ द अबव। तो जो भारतीय संविधान है, ठीक है, वो रजिस्ट्री पावर, अवशिष्ट शक्तियाँ किसको देता है, स्टेट को देता है कि सेंटर को देता है, कि बोथ ऑफ द मतलब सेंटर एंड स्टेट। तो रजिस्ट्री पावर जो है सेंटर के पास है, ठीक है।
भारतीय संविधान में प्रावधान है कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो लिखी नहीं गई हैं, ठीक है, इनमें इनके अलावा जो हैं इसमें जो लिखी हैं वो तो उसको छोड़ के जिनके अलावा जो चीज़ें बचती हैं, जो विषय बचते हैं, उन पे वो अवशिष्ट शक्तियाँ कहलाती हैं और उन पे जो उसकी कानून बनाने का प्रावधान है वो सेंटर को है, ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल इसका है आर्टिकल 248, ठीक है, ग्रांट रजिस्ट्री पावर लेजिस्लेशन एंड टैक्सेशन टू पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट को अधिकार देता है, ठीक है। पार्लियामेंट का मतलब वही केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, टू मेक इट्स लॉ बाई एन एनी सब्जेक्ट एंड द नॉट इनमरेटेड इन द यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, ऑफ द 7th शेड्यूल। जो 7वीं अनुसूची वही कंकरेंट लिस्ट से जुड़ी हुई है, 7वीं अनुसूची कंकरेंट लिस्ट और स्टेट की लिस्ट में और यूनियन की लिस्ट में नहीं है, ठीक है। उस पे केंद्र सरकार, जो अब वो अवशिष्ट विषय हो गए तो उस पे केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ फॉलोइंग, ठीक है, जो भारतीय संविधान है वो डिक्लेयर करता है, क्या डिक्लेयर, अ वॉलंटरी एसोसिएशन, ठीक है, ऐच्छिक एसोसिएशन नहीं, अ कॉन्फेडरेशन, ठीक है, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो ये तो गलत हो गया, अ यूनियन ऑफ स्टेट, अ फेडरेशन, ठीक है, फेडरेशन। तो जो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को डिक्लेयर करता है यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 याद करिए क्या कहता है, आर्टिकल 1 यही कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत, ठीक है, अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से इंडिया दैट इज़ भारता, ठीक है, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो चेयरमैन थे किसके, डॉक्टर कमेटी के, हेड सेड दिस द, ठीक है, दैट द कमेटी हैज यूज द वर्ड, ठीक है, यूनियन, बिकॉज यूनियन का प्रयोग कमेटी ने किया, क्यों, तो इसको बाबा साहब ने बताया है बाकायदा। द इंडियन फेडरेशन वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बाई द यूनिट्स, ठीक है, द कंपोनेंट्स यूनिट्स हैड नो फ्रीडम टू स्केट फ्रॉम द फेडरेशन। तो इंडियन फेडरेशन जो है भारतीय संघ, ठीक है, तो वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है, कोई समझौता करके अमेरिका की तरह, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे अमेरिका का एग्जांपल ध्यान रखिएगा। अमेरिका के फेडरेशन में ऐसा है कि वो राज्य उसके अलग हो सकते हैं, ठीक है, केंद्र से राज्य अलग हो सकते हैं कि अलग उनका संविधान है, ठीक है। तो ये समझौते का परिणाम थोड़ी ना है कि अलग हो जाएंगे। और इसके कंपोनेंट दिस यूनिट हैड नो फ्रीडम, उनको कोई स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है, फेडरेशन से अलग होने की, ध्यान रखिएगा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के लिए कौन सा जो आर्टिकल है प्रोविजन का प्रावधान करता है, तो ये हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 320, 322, 324, 333, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता ही होगा, ये जो है कौन किस पार्ट में है, पार्ट नंबर 15, ठीक है। तो ये किस पार्ट में है, पार्ट नंबर 15 है। तो इसकी जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन का नियुक्ति वही है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति इसी आर्टिकल में है, ठीक है। अब जो है इसकी नियुक्ति करता कौन है, तो ये प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है, और तुम्हारे जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर से उनकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, जो अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, एंड टेन्योर्स ऑफ द कमिश्नर्स, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स एंड द टेन्योर्स ऑफ द कमिश्नर्स, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट तो हमने देख लिया, अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करेगा, प्रेसिडेंट, ठीक है। अपॉइंटमेंट जो चीफ इलेक्शन कमीशन कमिश्नर होता है और ये होता है इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं, ठीक है। अब इसका टेन्योर देख लेते हैं, टेन्योर होता है 6 ईयर्स, 6 साल, ठीक है, या
65 ईयर्स, ठीक है, एज, ठीक है, अप टू द एज ऑफ 65, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो भी पहले इसका पूरा हो जाए, या तो 6 साल पूरे हो जाएं कार्यकाल के, या 65 इसकी एज पूरी हो जाए, तो इसका टेन्योर ये हो गया। तो है जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसका रिमूवल क्या है, रिमूवल को हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। ये रिमूवल है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसका रिमूवल क्या है, सिमिलर टू द CJI, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसका रिमूवल जिस प्रकार से होगा उसी प्रकार से सेम प्रोसेस, इधर सेम प्रोसेस, ठीक है, इसको हटाने के लिए। बट जो इलेक्शन कमी इसमें टेक्निकली जो डिफरेंशियल है, देख लेते हैं डिफरेंट क्या अलग है। तो जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट हटा सकता है, प्रेसिडेंट हटा सकता है, ठीक है, ऑन द, ठीक है, ऑन द उसकी सिफारिश पे इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी सिफारिश, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी सिफारिश पे प्रेसिडेंट भी हटा सकता है, ठीक है। और इसके मेंबर की बारे में देख लेते हैं। तो मेंबर से क्वेश्चन आता रहता है कि ये कितने मेंबर हैं क्या है। तो प्रारंभ में देख लेते हैं, जब इलेक्शन कमीशन भारतीय संविधान बना तो 1950 में एक सदस्यीय था, और 1900 कितने में 1989 में ये 2 सदस्यीय हो गया था। फिर 1990 में मेरे ख्याल से एक सदस्यीय कर दिया गया, लेकिन 1993 में ये 3 सदस्यीय हो गया। 3 सदस्यीय में से 2 सदस्य जो होंगे इलेक्शन कमिश्नर होंगे, और ये जो होगा चीफ इलेक्शन कमीशन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक होगा। तो ये 3 सदस्यीय हो गए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात आती है कि इसको इरेज कर लेते हैं, ये चुनाव किसका कराते हैं, ये भी क्वेश्चन आता रहता है। तो उसमें पंचायतों का दिया रहता है ऑप्शन में, तो हम लोग देख क्लियरिटी कर लेते हैं कि पंचायतों का चुनाव कराते हैं कि नहीं कराते हैं। तो ये सब देख लेते हैं। जो ये इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है, वो लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और विधान परिषद, ठीक है, इनका चुनाव कराएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट, इसमें इसमें आ जाते हैं दोनों, ठीक है, विधानसभा विधान परिषद, ठीक। ये लोकसभा राज्यसभा इनका चुनाव कराएगा। अब ऑप्शन में दिया रहता है पंचायतों का चुनाव, ठीक है, तो याद रखिए ये नहीं कराता है, ठीक है, किसका, पंचायत, ठीक है, और म्यूनिसिपैलिटीज़ का, म्यूनिसिपैलिटीज़ का चुनाव नहीं कराता है, ठीक है। इसका चुनाव कौन कराता है, तो वो स्टेट इलेक्शन कमीशन खुद उसका चुनाव कराता है। इसका जो प्रावधान है इसके गठन का, तो वो गवर्नर खुद बनाता है, गवर्नर ही सिफारिश करेगा इसके स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो वो चुनाव कराएगा। ये टेक्निकली थोड़ा ध्यान रखिएगा। हु वाज द लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, जो संविधान सभा थी उसका जो है लीगल एडवाइजर कौन था, तो HN कुंजरू, BN राव, आनंद सिन्हा, BR अम्बेडकर। तो इसका जो लीगल एडवाइजर है BN राव है, ठीक है, लीगल एडवाइजर BN राव है। इनके बारे में जान लेते हैं। ये अस्थायी अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक। ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक। तो संविधान जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम देखते हैं तो कुछ चीज़ें हम डेट्स बहुत पूछी जाती हैं। 9 दिसंबर 1946, ठीक है, 11 दिसंबर 1946, ठीक है, और है 13 दिसंबर 1946, ठीक।
13 दिसंबर 1946। ये डेट्स बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। इसमें तो वही सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, ठीक है, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर यहाँ पे जो हमारे राजेंद्र प्रसाद आते हैं, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इनको परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया और उपाध्यक्ष बनाया गया है। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? 11 दिसंबर की बात कर रहे हैं हम। अध्यक्ष है राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष तुम्हारे हैं एस सी मुखर्जी, ठीक है। बहुत लोगों को ये रट लेते हैं कि राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए, उपाध्यक्ष पता ही नहीं है। उपाध्यक्ष याद रखिए, उपाध्यक्ष अब पूछने लगा एग्जाम में, एस सी मुखर्जी, ठीक है। 13 दिसंबर 1946। अब इस डेट को भी पूछता है, इसमें क्या हुआ है, तो इसमें जो उद्देश्य प्रस्ताव था भारतीय संविधान का, नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो ये हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप। तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो नागरिकता से संबंधित है, तो उसको जानते हैं। पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, पार्ट 4, पार्ट 5। तो पार्ट सेकेंड ये है हमारा। तो इसमें किस आर्टिकल से है, किस आर्टिकल से है? आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, ठीक है। आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 क्या है? सिटीजनशिप से रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल 3 पार्ट 3 क्या है? तो पार्ट 3 है आर्टिकल 12 से आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35। इसमें क्या है? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट है इसमें, ठीक। जो पार्ट 4 है तो इसमें है डीपीएसपी, ठीक है। तो इसमें है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डीपीएसपी। भाग 5 में क्या है? तो इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, संघ की कार्यपालिका, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये किस आर्टिकल से है? तो आर्टिकल 52 से 151 तक शायद है, हाँ 151 तक, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक है इसको भी देख लेते हैं। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है, ठीक। तो ये आर्टिकल हमेशा याद रखिए कि एग्जाम में आता रहता है। तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, ये सब फैक्चुअल जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी एग्जाम निकलेगा। नहीं तो फिर एग्जाम 1 ही 2 नंबर से रुकता है और आप गलती करते हैं आर्टिकल्स को न रट के। कंसेप्ट तो देखते ही, आर्टिकल भी साथ में भी कुछ संदर्भ याद रखिए तो संदर्भ से याद हो जाएगा। और फंडामेंटल राइट है तो उसके बारे में याद रखिए कि ये इन्फोर्समेंट कराए जा सकते हैं, ठीक है, ये इन्फोर्समेंट नहीं कराता, ये सब देखते रहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ईयर डिड गोपाल कृष्ण गोखले बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कब बने थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर टिक करिए 1900, ठीक है, क्योंकि इसके ये प्रेसिडेंट रहे हैं। प्रेसिडेंट कौन सा अधिवेशन, बहुत फेमस अधिवेशन पूछता रहता है ये बनारस का अधिवेशन था, ठीक है। बनारस में उस साल अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो वही ये साल है जब प्रेसिडेंट या अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। अब हम इसको ये भी देख लेते हैं कि 1907 में जो है प्रेसिडेंट कौन था? प्रेसिडेंट कौन था 1907 में? तो 1907 में तो आपको लोग बता ही चुके हैं कि रास बिहारी बोस को अध्यक्ष चुना गया, इसीलिए तो बवाल कर दिए थे लोग, नरम दल और गरम दल, ठीक है। तो इसी पे गोखले और तिलक जी का वैचारिक मतभेद हो गया था, ठीक है। और जो 1912 का अधिवेशन है, ये रास बिहारी बोस का अधिवेशन हुआ कहाँ था? सूरत में हुआ था, सूरत स्प्लिट, ठीक है। और ये इसके प्रेसिडेंट कौन थे? 1912 में इसके प्रेसिडेंट थे जो मुधोलकर थे, RN मुधोलकर, ठीक है। इसका अधिवेशन हुआ कहा था? बांकीपुर, ठीक है, बांकीपुर। अब मान लीजिए MCQ आया है तो आप ऐसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिवेशन याद कर लीजिए उसको, एक
लिस्ट बनाइए और उस पर याद कर लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन आते रहते हैं और आप गलत टिक कर देते हैं और तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, ध्यान रखिए। तो इसके बारे में गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में दिया हुआ है कि इंडियन से कांग्रेस से कब जुड़े, ठीक है, 1889, ठीक है। अब वो अध्यक्ष इसके कब बनते हैं, 1905 में, ठीक है। तो इसके बारे में प्रकरण के बारे में दिया हुआ कि यही मतभेद कब पैदा हो गए थे, गरम दल और नरम दल में, ठीक है। सूरत स्प्लिट हुआ और ये दोनों गुट अलग हो गए। वैचारिक मतभेद के बावजूद भी गोखले जी ने 1907 में लाला लाजपत राय की रिहाई के लिए अभियान चलाया था, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा म्यांमार की मांडले जेल कैद में इनको रखा गया था, किसको, लाला लाजपत राय को, ठीक है। तब इन्होंने रिहाई के लिए अभियान चलाया, ठीक है। भारतीय शिक्षा विस्तार के लिए इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, ठीक है। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है गोखले जी से। एमजी रनाडे द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक सभा पत्रिका से जुड़े थे, ठीक है। एमजी रनाडे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन्होंने शुरू करी थी, उसके जुड़े रहे इससे भी। तो 1908 में गोखले ने रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की, ठीक है। उनका जो साप्ताहिक समाचार पत्र था द हितवाद, इसको भी इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। द हितवाद बहुत से एग्जामों में पूछा गया है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा, अब जैसी एल टी ग्रेड आ रही हैं तो आप ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था। तो आप लोग ये पहले भी अभी बता चुके हैं, बी आर अम्बेडकर, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, पता नहीं पीपीटी कौन बनाया है तो रिपीट कर दिया है उसमें क्वेश्चन। बी आर अम्बेडकर, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है। तो इनके बारे में देख लेते हैं। फॉर्मेशन, ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन पूछता है, ठीक है। तो 29 अगस्त 1947, ठीक है। पर्पज़ क्या था इसका, पर्पज़ क्या था ड्राफ्टिंग कमेटी का, ठीक है। तो इसका जो पर्पज़ है वो जो कॉन्सिक्वेंट असेंबली बनी थी, ठीक है, वो जो इनपुट्स देगी, ठीक है, उनके बेसिस पे, ठीक है। तो उनके एक ड्राफ्ट तैयार करना, कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट तैयार करना, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन। तो ये क्वेश्चन तो आप बता चुके हैं, बहुत ज़्यादा पूछता है। मेंबर 7 मेंबर थे, कितने मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, 7 मेंबर, ठीक है। तो 7 मेंबर हैं, कौन कौन से थे, बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और के एम मुंशी, सैयद सादुल्ला, बी एल मित्र। पता नहीं पेन को क्या हो गया है, थोड़ा सा देखते हैं, अपने आप से बंद हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, ठीक है, आर्टिकल 14 से 18 तक, ठीक है। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो आर्टिकल 25 से 28 तक है, ठीक है। और राइट टू फ्रीडम ये हो गया 19 से 22 तक। राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, ठीक है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ठीक है, 29-30 हो गया। और जो ये है ये ऑप्शन हो गया, ठीक है, ये मैच नहीं है। तो ये 23 और 24 में क्या है, 30 से 24 में है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्रेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद, रीजनल काउंसिल जो क्षेत्रीय काउंसिल्स होती हैं उनके द्वारा। तो किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है,
इंटर स्टेट काउंसिल? तो प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो इसका फैक्ट देख लेते हैं। द सरकारिया कमीशन, जो सरकारिया कमीशन कब आया, ठीक है, 1988, ठीक है। रिकमेंडेशन, सरकारी कमीशन के रिकमेंडेशन, ठीक है, मेकिंग द इंटर स्टेट्स काउंसिल, ठीक है, द परमानेंट बॉडी, ठीक है, परमानेंट बॉडी बनाई जाए, लीडिंग टू इट्स फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट इन द 1990 थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, राष्ट्रपति के ऑर्डर से, ठीक है, राष्ट्रपति के ऑर्डर से ये इस्टेब्लिश की गई है 1990 में, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। ये रिकमेंडेशन थी केवल कि परमानेंट बॉडी बनाया जाए, परमानेंट बॉडी नहीं है, ये इम्परमानेंट बॉडी है। अभी ये हाल ही में 2022 में गठित हुई थी, ठीक है। इट वाज इस्टेब्लिश अंडर दिस आर्टिकल, विच आर्टिकल, 263 आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल नंबर 263 द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, विच इम्पावर्स, जो इम्पावर्स करती है द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट को, ठीक है, कि वो इस्टेब्लिश करे इंटर स्टेट काउंसिल फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स, राज्यों के मध्य बेहतर सहयोग हो सके, ठीक है, तो इसके लिए वो काउंसिल का निर्माण करे। तो इसमें क्वेश्चन आता रहता है कि वनडे एग्जाम में कितनी जोनल काउंसिल हैं, ठीक है, जोनल काउंसिल जो पांच जोनल काउंसिल हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में कितनी शेड्यूल्स हैं, ठीक है। तो शेड्यूल्स के बारे में जानते हैं। अनुसूची क्या होती, शेड्यूल्स होती क्या है, होती क्या है, तो अनुसूचियाँ वे होती हैं जो भारत के संविधान के किसी भाग के विषय में अतिरिक्त जानकारी देती हैं, उसको उसका वर्णन करती हैं, ठीक है, वो अनुसूचियाँ होती हैं, ठीक। और जो अतिरिक्त विवरण रह जाता है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद में तो केवल प्रावधान दिए गए हैं, उनके बारे में विवरण अनुसूचियों में दिया गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कितनी अनुसूची हैं, 12 अनुसूची हैं। तो जो मूल संविधान में कितनी थी, मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थी, तो मूल संविधान में अनुसूचियाँ तुम्हारी 8 थी, ठीक है, मूल संविधान में अनुसूचियाँ 8 थी, ठीक है, बाद में संशोधन होते रहे, ठीक है, नवी अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है, 10वीं, ठीक, 11वीं, 12वीं, तो ये तो पहले संशोधन के द्वारा ये नेहरू जी ने जोड़ दी थी, ठीक है, और 10वीं अनुसूची तो दल बदल है, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, 1985, ठीक है, अनुसूची 11, ठीक है, अनुसूची 11 और अनुसूची 12 ये तो तुम्हारी जो है पंचायत से रिलेटेड है, पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, ये सब पंचायतों की, ठीक है, ये तुम्हारी नगर पालिकाओं से, म्यूनसिपलिटी, ठीक है, नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो है 73rd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 1973, ठीक है, उससे आया है। ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1973, ठीक है, 1973, ठीक है, उससे आया था ये, ठीक है। तो ये याद रखेंगे क्योंकि ये जो फैक्ट्स हैं पूछते रहते हैं। और भी फैक्ट्स हैं जो कमेटी आती रहती हैं उस पर ध्यान रखेंगे, जो पंचायतों पे रिलेटेड कमेटी हैं या पंचायती राज से, तो वो कमेटीज़ भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द कमेटीज रिलेटेड टू द पंचायती राज, चलिए क्वेश्चन ही आ गया है पंचायती राज कमेटी का ऑर्डर करने का, तो हम लोग जानते हैं अशोक मेहता कमेटी। तो अशोक मेहता कमेटी कब आई है, तो ये 1957 में आई है, ठीक है, नहीं 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 गलत बोल गए हैं, माफ़ करिएगा। ये जो अशोक मेहता कमेटी है ये आई है 1977 में, मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय, ठीक है। जो बलवंत राय मेहता समिति है 1957 में आई थी, ये आई थी कमेटी 57 में, ठीक है। जो एलम सिंघवी यानी लक्ष्मीमन सिंघवी, ठीक है, कमेटी, ये कमेटी आई है 1986 में, ठीक है। तुंगन समिति 1988 में आई है, ठीक है। बीच में ये आई थी GKV राव, ठीक है, जी वी के राव, ठीक है, GKV राव करके कोई कमेटी थी,
तो वो थोड़ा याद रखिए, क्रम में कभी कभी पूछ देता है। जी वे जीवी की थी, ग्रामीण विकास कार्यक्रम करके थी। तो वो कमेटी 1985 में, ठीक है, 1985 में आई थी, ठीक है, याद रखिएगा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इंटरनेशनल रिलेशन, जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रावधान के साथ डील करता है, ठीक है। तो हम जान लेते हैं कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 51 जो आर्टिकल है ये कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा, ठीक है, या राज्य की वो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उनको बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा, ठीक है, तो बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 50 क्या है ये जान लेते हैं। तो इसमें तो सेपरेशन ऑफ पावर निकलता है, इससे सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, किसमें किसका, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और आर्टिकल 52 और आर्टिकल 53 जानते ही आप हैं, ये प्रेसिडेंट से जुड़े आर्टिकल हैं, ठीक है। एक में तो प्रेसिडेंट के पद का प्रावधान है, ठीक है, और दूसरे में कार्यपालिका की राष्ट्रपति जो शक्तियां हैं, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव की पावर्स हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी, ठीक है, पालिका की पावर राष्ट्रपति में निहित होंगी, ये आर्टिकल है, ठीक है। तो ये हो गया आपके आर्टिकल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आज का सेशन समाप्त होता है, तो चलिए हम मिलते हैं एक नई क्लास के साथ अगले लेक्चर में, ठीक है, धन्यवाद।